नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्र, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय तो केजरीवाल के करामाती मंत्री के तिहाड़ जेल में बंद सैंडविच मसाज के वीडियो की तलाश पर चर्चा और आशंका थी। हम लोग आज से 5-10 साल पहले अखबारों में पढ़ा करते थे। जब दिल्ली आए थे तो रंग बिरंगी बात करिए, फलाने जी से बात करिए, बॉडी टू बॉडी मसाज, मैन टू मैन मसाज, मैन टू वुमेन मसाज, वुमेन टू मैन मसाज, ऐसा करके अखबारों में विज्ञापन बहुत आता था। हम लोग बलिया के लोग, हमको क्या पता कि ये मसाज के प्रकार कितने हैं। मुझे तो याद है कि माँ कभी सर में तेल लगा देती थी, कभी दादी पाँव दबा देती थी, या मैं अपने बच्चे को माँ का द्वारा तेल वेल लगाता देखा था तो मैंने वही मसाज सुना था। और मेरे जीवन में मसाज का मतलब वही मालिश घर की थी, यही मुझको जानकारी थी। कसरत करने वाले पहलवान जो अखाड़े में काम करते हैं वो मिट्टी, अखाड़े की मिट्टी लगा करके देह में मालिश करते थे। हमने यह भी देखा था। लोग हमारे लिए बड़ा जिज्ञासा थी कि भाई यह कौन सा मसाज है जो बॉडी टू बॉडी मसाज होता है, मैन टू मैन होता है, मैन टू वुमेन होता है, वुमेन टू मैन होता है, वगैरह वगैरह। लेकिन जब मैंने देश के दुनिया में सबसे ज्यादा कट्टर ईमानदार राजनीतिक पार्टी की कट्टर ईमानदारी को धीरे धीरे देखा, समझा, जाना, तो समझा कि अच्छा इसी को ईमानदारी और कट्टर ईमानदारी बोलते हैं। क्योंकि ईमानदारी अलग शब्द है, कट्टर ईमानदारी अलग शब्द है। मतलब आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। ईमानदारी का मतलब है ईमानदार, जैसे हरिश्चंद्र ईमानदार थे, सत्य हरिश्चंद्र, उनको ईमानदारी का तगमा मिला था। लेकिन अगर आप कट्टर ईमानदार हैं तो आप वो सब काम करेंगे जिसमें आज तक किसी ने सोचा भी नहीं होगा। तिहाड़ जेल में बंद अपराधी जो मंत्री भी है, ऐसा आपने कभी नहीं सोचा होगा। इस तरह की कल्पना आपको हुई है कि कोई भारत के किसी राज्य का मंत्री जेल में बंद होगा और वो मंत्रालय संभालेगा, उसको मंत्रिमंडल से बर्खास्त नहीं किया जाएगा? यह है कट्टर ईमानदारी। उसके बाद वह कट्टर ईमानदार बलात्कार में बंद अपराधी के द्वारा मैन टू मैन मसाज करवाएगा, यह आपने सोचा था? यह है कट्टर ईमानदारी। उसके बाद वो जो हम लोग विज्ञापन में आते हैं ना कि हाँ रंग बिरंगी बातें करने वालों का फीस दीजिए, तो वो जो उनके आसपास बात करने वाले लोग हैं, मनोहर कहानियां या रसभरी की जवानियों की वर्णन बताने के लिए, उसको बोलते हैं कट्टर ईमानदारी। मतलब जो काम कोई नहीं कर सकता वो केजरीवाल और उसके गुर्गे करते हैं, इसी को बोलते हैं कट्टर ईमानदारी। अब दुनिया देख रही है। कट्टर ईमानदारी पर एक छोटी सी कहानी आपको बताता हूं। एक घटना है या एक दंतकथा है कि एक पुलिस वाले ने एक अपराधी को पकड़ा तो बोला 100 रुपया दे दे, छोड़ दे। उन्होंने बोला साहब 100 रुपया नहीं है। चल 50 दे दे, कोई बात नहीं। उन्होंने साहब 50 भी नहीं है, तो चल 20 का नोट दे दे। बोला जी 20 का नोट भी नहीं है। 10 तो दे साले। सर 10 नहीं है। अच्छा चल आप फाइनल कर देना, 13 नंबर 5 देखा तो बात। बोला साहब 5 रुपया भी नहीं। 2 रुपया तो होगी सुर्ती खाने के लिए। बोला जी 2 रुपया नहीं। अच्छा चल 1 रुपया का सिक्का तो आज का चलता नहीं है कि किसी सगुन में डालेंगे, वो दे दो। बोला साहब 1 रुपया भी नहीं है। हरामजादे तेरे पास कुछ नहीं है तो तेरे को छोड़े कैसे? साहब बताइए आप जो कहेंगे। बोला चल ठीक है, पीठ खुजला दे। मतलब बिना लिए छोड़ना नहीं है। इसी को कट्टर ईमानदारी बोलते हैं। केजरीवाल के मंत्री ने जेल में बंद अपराधियों में से वो जो ठग था, महाठग सुकेश चंद्रशेखर, उसे कई करोड़ रुपया मांगा। वो चूंकि करोड़ों रुपया देने के हैसियत में था, उसने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाए, आरोप लगाया, प्रूफ दिया कि मेरे से इतना रुपया लिया गया है जेल में सुविधा देने के लिए। अब वो जो बलात्कार का अपराधी है उसके पास पैसा नहीं है, वो कहां से देता? क्योंकि भाई कट्टर ईमानदारी है, पैसा तो हर आदमी से लेना है। ईमानदारी होती तो नहीं लेना पड़ता, कट्टर ईमानदारी तो लेने पड़ेगा। तो वो यहां साबित होती है कि कुछ नहीं है तो चल पीठ खुजला दे। तो जब वो बेचारा कोई पैसा नहीं दे पाया तो उससे ये कहा गया कि तू ये काम कर, मालिश कर, मेरा कुछ तो कर, फ्री में तो करेंगे नहीं। तो जिसके पास करोड़ों रुपया देने की क्षमता थी, सुकेश चंद्रशेखर जैसे, उसने करोड़ों दिया और ऐश भोग रहा है।
और जिसके पास कुछ नहीं वो पीठ खुजला रहे हैं, मतलब मालिश कर रहा है। हो सकता है उससे कुछ और अनैतिक कार्य कराए जा रहे हैं, और जो किसी ने सोचा नहीं है वो केजरीवाल करता है, और केजरीवाल से होता है, और केजरीवाल ही कर सकता है। इसी को तो कट्टर ईमानदारी बोलते हैं। तो कट्टर ईमानदार हो सकता है जेल में कुछ ऐसी वैसी चीजों की सुविधा भी सत्येंद्र जैन को मिल रहा हो, जिसको हमने फिल्मों में देखा है, सुना है कि भाई तरह तरह के मजे जेल में उपलब्ध हो सकते हैं अगर आपके पास पैसे हैं तो। हमने सुना है कि भाई जेल में ये जो बाल अपराधी गिरफ्तार होते हैं, या जैसे दहेज उत्पीड़न का मामला होता है, परिवार के सारे सदस्य को गिरफ्तार कर लिया जाए, उसमें लड़कियां होती हैं, महिलाएं होती हैं, तो जेल में पैसे के बल पर अपराधियों के सामने परोसी जाती हैं कि भाई चलो आपका जेल में आनंद की प्राप्ति हो। तो क्या इस तरह की भी कोई सुविधाएं मिल रही है जिसकी सीढ़ी आना बाकी है? सत्येंद्र जैन भाई जब जेल में है और कट्टर ईमानदार है तो कुछ भी असंभव है। अब उसका वीडियो भी आपके पास आना ही पड़ेगा। अब आपको इधर उधर की साइट तलाशना, यार दोस्तों से पूछने की जरूरत नहीं है कि फलाना वाला साइट किस पर उपलब्ध है। आप सिर्फ कट्टर ईमानदार डालिए, सत्येंद्र जैन के वीडियो में भी आज नहीं तो कल आ ही जाएगा। हो सकता है केजरीवाल का कोई गुर्गा ले आया हो, क्योंकि यह वीडियो भी कैसे रिलीज हुई है यह चिंता का विषय है, क्योंकि तिहाड़ जेल दिल्ली प्रशासन के अंदर आता है और दिल्ली का मंत्री, जेल मंत्री स्वयं जेल में है और वीडियो लीक हो गई है। तो किसने किया, अमानत का ख्याल कौन कर रहा है, यह समझने वाली बात है। विचार तो इस पर भी होनी चाहिए। खैर आज वो मामला नहीं था। आप लोगों ने पिछले 2 दिन से देखा होगा कि मैं आपके स्नेह और आशीर्वाद से वंचित रहा। मैं आपके पास नहीं आ सका 10 बजे के अपने नियत समय पर। उसका वजह था दिल्ली में हो रहे नगर निगम के चुनाव को कवर करने के उद्देश्य से अलग अलग क्षेत्रों में घूमना, अलग अलग नेताओं के साथ घूमना और अलग अलग पार्टी के लोगों के साथ चुनाव कवर करने का प्रयास। या भी सामाजिक आदमी है, हमारे भी कई लोग हैं जो अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके लिए कैंपेन में जाना, उनके लिए क्षेत्र की बात समझना और देखना। अब चुनाव घोषणा होने के बाद हम जैसे सामाजिक लोग यह तो नहीं कहेंगे कि कौन से पार्टी का लहर है, कौन से पार्टी का कहर है, यह उचित नहीं है हम जैसे तटस्थ लोगों को। लेकिन एक चीज जो मैंने गौर किया, जिस चीज को मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो है चुनाव में पैसा लड़ रहा है या पैसा चुनाव लड़ रहा है। मित्रों, मैं बार बार एक शब्द दोहराता हूं, मैं टीवी चैनलों को बोलता हूं, तब भी ये बात कहता हूं, अपने फेसबुक लाइव पर भी कई बार कहा है, यूट्यूब पर भी बोला है, आपको फिर से एक बार दोहराता हूं। जब पहले के जमाने में चुनाव हुआ करते थे तो नेता कहता था कि भाई साहब एक काम करिएगा, आप मुझे बलिया से टिकट दीजिए। नेता पूछता था क्यों? बोला जी बलिया का सभी लोग मेरे को जानते हैं, वो मेरे लिए आसान होगा, आप मुझे वहां से टिकट दीजिए। नेता कहता ठीक है भाई राकेश परमार, तुम बलिया का रहने वालों, तुम्हारा जन्मभूमि बलिया है, तुम्हारा कर्म भूमि बलिया है, बेशक रोजी रोजगार के लिए तुम दिल्ली आते हो, लेकिन बलिया के संपर्क में हो, तुमको बलिया का टिकट दी जाएगी, क्योंकि सब लोग बलिया में तुमको जानता है। अब परिदृश्य बदल गया है। आधुनिक राजनीति में नेता कह रहा है कि भाई साहब आप मुझे बलिया से टिकट मत दीजिएगा। नेता पूछता है क्यों? बोला बलिया में सब लोग मुझे जानते हैं। फर्क समझ लीजिए। पहले के जमाने में लोग कहते थे कि आप मुझे बलिया से टिकट दीजिए क्योंकि बलिया का हर आदमी मुझे जानता है। आज लोग कह रहे हैं कि आप मुझे बलिया से टिकट मत दीजिएगा क्योंकि बलिया का हर आदमी मुझे जानता है। यह स्थिति आई है। उसका वजह क्या है कि हर आदमी अगर आपको जानता है तो आपके कर्मों को जानता है, आपके कुकर्मों को जानता है, आपके उन सारे पापों का गवाह है जो आप किए हैं। इसीलिए बलिया का लोग आपको वोट नहीं दे सकता क्योंकि वो आपको जानता है। इसका वजह है कि आप क्षेत्र में ना तो रहे हैं ना कुछ किए हैं, और क्षेत्र के लिए जी जाए सादर प्रणाम आदरणीय बड़े भाई श्री एस.के. सिंह परमार साहब को। बलिया नरेश की हैसियत मेरा नहीं है। ऋषि भृगु बलिया का नरेश थे, राजा बलिया का नरेश थे। उसके बाद लोकनायक जयप्रकाश नारायण को आप कुछ देर कह सकते हैं, जनेश्वर मिश्रा को कहते हैं, सरदेव चंद्रशेखर को कह सकते हैं, मैनेजर सिंह को कह सकते हैं। उसके बाद फेरिस्त बहुत लंबी है। बलिया का बेटा हूं, इसमें आप कोई दो राय नहीं है। तो आप उचित रहेगा कि आप मुझे लिखें कि बलिया की बेटा की जय हो। उससे भी ज्यादा बढ़िया होगा कि आप लिखें कि बलिया के बेटा को आशीर्वाद हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, अब क्या हो रहा है कि आदमी उस क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़ना चाहता जहां के लोग उसको जानते हैं।
तब क्या है, पहले का चुनाव होता था कि कार्यकर्ता चुनाव लड़ता था और नेता फार्म भरा चला गया, कोई बात नहीं, क्योंकि कार्यकर्ता उसको जानता था और वो चाहता था कि ये फलाना वाला नेता हमारे लिए संसद विधानसभा में जाए। उसका चुनाव खर्चीला नहीं होता था, क्योंकि वो कार्यकर्ता अपने घर से राशन पानी लेकर के जाता था, खाता पीता था और करता था। रास्ते में कहीं कोई चाय वाय वगैरह पड़ गई तो कोई हल्की फुल्की खर्चे, जिसको वजह से चुनाव आयोग कभी 5,000 कभी 10,000 और कभी 50,000 का सीलिंग का व्यवस्था किया था। आज क्या है कि लोग नेता का क्षेत्र में सब लोग जानते हैं कि उसने कितनी उगाही की है, कितना किरासन तेल वाले से पैसा लिया है, कितना कोटा वाले से पैसा लिया है, कितना पुलिस की दलाली करके लिया है और कितना पहले पार्षद रहा है तो नाले की सफाई में कितना घोटाला किया है, हर आदमी जानता है। इसीलिए जनता कहती है कि आप इसको टिकट मत दीजिए, तो वो जबरदस्ती पैसे के बल पर टिकट लेता है, तो चुनाव भी पैसे के बल पर ही लड़ता है। मैं देख रहा हूं सवेरे से लेकर के शाम तक, जब तक चुनाव आयोग का गाइडलाइन है, गली गली में शोर है, मेरा नेता मुहजोर है, मेरा नेता चोर है का नारा लग रहा है। नारा लगाने वाली वो घरेलू महिलाएं हैं जो घर में खाना बनाती हैं, बेचारी कहीं कहीं रोजी रोजगार करती हैं या बेमतलब के रोजगार के तलाश में तड़पती कलपती और परेशान होती रहती हैं। आज उन सब माताओं बहनों को रोजगार मिल गया है। मैक्सिमम महिलाएं घूम रही हैं, पुरुष भी घूम रहे हैं। हम सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते हमने पूछा, क्योंकि 2-3 लोगों को मैं पहचान गया, तो मैंने बोला कि आप तो फलाने जगह की हैं। बोला हाँ। भैया ये तो आपका चुनाव क्षेत्र नहीं, आपको तो बड़ा दूर आना हो रहा। बोला वो 400 रुपया देते थे, इनसे 700 रुपया की बात हुई और खाना भी इनका बढ़िया है। राजनीतिक दल का नाम मत पूछिएगा, सभी के पास ये है। मतलब फलाना वाला नेता 400 रुपया देता था, खाना उसका खराब था। यह वाला नेता 700 रुपया की बात हुई है, अब शाम को देगा नहीं देगा मालूम नहीं है, पहले दिन की भेंट है। तो मतलब अब वो 700 रुपया की महिलाएं वो जो जय हो कर रही हैं, उसका ये मत समझिएगा कि वो जिस पार्टी की झंडा लिए हैं उसी पार्टी की हैं। उनके घर में हर कंपनी का झंडा है, हर राजनीतिक दल का झंडा है। जात पात पूछे ना कोई, पैसा दे से समझी हुए नारा है, जात पात क्षेत्र धर्म कार्यकर्ता पूछे ना कोई, जो पैसा दी उसका कार्यकर्ता हुए। इसी का परिणाम हो रहा है कि चुनाव खर्चीला हो रहा है और चुनाव में राजनीतिक पार्टी भरोसे के नाते नहीं कह सकती कि किस पार्टी की लहर है और कौन पार्टी जीतेगी। इसका एक और बुरा प्रभाव पड़ रहा है कि आप यह नहीं बता सकते हैं कि जो नेता चुनाव जीता है वो अपने पार्टी के कार्यक्रम पर जीता है, नीति पर जीता है, कुछ कर देने की क्षमता दिखा करके जीता है, या उसकी पार्टी जो पहले से कुछ कर चुके हैं उसकी वजह से जीता है। नहीं, उसने ज्यादा पैसा दिया है इसलिए ज्यादा वोट पाया हुआ है और ज्यादा मत के अंतर से जीता है। और जो आदमी नहीं पैसा दे पाया वो नहीं जीत पाया है। इसी वजह से कहीं कहीं आपको अनाप शनाप परिणाम सुनने को मिल जाता होगा कि यार फलाना नेता भी हार गया, उसने तो जनता में बड़ा काम किया था। लेकिन हुआ क्या है कि उसका काम जनता ने नहीं देखा, चुनाव बूथ पर किसने ज्यादा पैसा दिया वह देखा। मतलब चुनाव लोकतंत्र की पूरी प्रक्रिया दूषित हो गई है। मतलब यह पूरी समुद्र में भांग घुल गई है, जो पिएगा वही नशे में झूम जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी हम जैसे सामाजिक कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए और हमको है भी। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस का बात है कि जिस पर यह जिम्मेवारी है इन सब चीजों को देखने के लिए चुनाव आयोग वो कान में तेल डाल करके सोया हुआ है कुंभकर्ण नींद में, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी एक ड्यूटी है कि वो चुनाव प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषित कर देगा कि 4 दिसंबर को दिल्ली में मतदान है, एक ही चरण में मतदान होगा और 6 दिसंबर को काउंटिंग होकर बता दिया जाएगा। उसके अलावा उसका काम खत्म हो गया। लेकिन हम जैसे सामाजिक लोग जो डे टू डे 365 दिन अराउंड द क्लॉक इस विषय पर सोचते रहते हैं और इस विषय पर विचार करते रहते हैं, वो लोग तो आपके सामने आकर दुखड़ा रोएंगे, आंखों देखा वर्णन बताएंगे। फिर क्या होगा इसका वजह और क्या होना चाहिए, कुछ देर इस पर हुई बात। सबसे तो पहले मित्रों, ऐसे लोगों को हतोत्साहित करना चाहिए और उसका वजह क्या है, आप इनको वोट ना दें। आपको लग रहा है कि यह पैसा लेकर के वोट मांग रहे हैं, सबसे तो उचित होगा कि आप इनसे पैसा ना लें। लेकिन अगर आप इनसे पैसा ले रहे हैं तो कोई बात नहीं, ये कौन सा ईमान का पैसा था, ये हरामी लोग हैं और हराम का पैसा लेकर के आपको दे रहे हैं, आप ही का पैसा घोटाला करके तो आपको दे रहे हैं। तो जब आप ही का पैसा आपको दे रहे हैं तो आप पैसा लेकर के उनको वोट ना दीजिए, ये बिल्कुल ठीक रहेगा। लेकिन इन सब चीजों को करने के लिए आपको एक चीज सोचनी पड़ेगी, निर्णय लेनी पड़ेगी कि भाई चुनाव बदलना है, सही लोगों का प्रतिनिधित्व संसद में, निगम में, विधानसभा में जाए तो सही लोगों को चुनिए।
लेकिन मुश्किल बात है कि मान लीजिए कि हमारे इसके भाई देख रहे हैं, क्षत्रिय एकता पर इतना बड़ा काम करते हैं, लेकिन इनको पार्टी टिकट ही नहीं देगी क्योंकि वही टिकट पैसे को बिक रहा है, तो सही आदमी का चुनाव होगा कैसे? उसका दूसरा विकल्प यह है कि अगर आपको लग रहा है कि भाई इसके परमार जैसा आदमी जो कि इतना बढ़िया काम करता है, वर्षों से लोग देख रहे हैं कि भाई सामाजिक सजगता बताए हुए हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं और ये बड़ी ईमानदार साबित होंगे, जनता के लिए काम करेंगे, और इनको टिकट नहीं दिया गया है, तो चुनाव आयोग ने एक हथियार नोटा तो आपको दे रखा है। नो बेबब का मतलब आप नोटा दवाइए और चुनाव आयोग को और चुनाव लड़ने वालों को सोचने पर मजबूर कर दीजिए। नोटा ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को वोट ना दे करके, नोटा दे करके साबित किया है कि भाई आप ये आरक्षण फरक्षण लगाते रहिए और हमारा परिणाम देख लीजिए। इन सब विषयों का विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि अगर आप नोटा का बटन दबाते हैं तो अपनी बात आसानी से लोगों तक तो पहुंचाते हैं, क्योंकि राजनीतिक दल वाले लोग एक एक सीट की बारीकी से गहन करते हैं कि कौन सीट पर कितना वोट पड़ा, क्या वोट प्रतिशत था, फिर उसका पोस्टमार्टम होता है कि भाई बदरपुर के बूथ नंबर 4 पर 4000 वोट है, 1000 बिहारी का है, 300 पंजाबी का है, 100 गुजर का है, फलाना सिंधी का है, बाकी किराएदारों का है। उसमें 1000 में इतना महिला है, इतना पुरुष है, इतना वोट पड़ा, मतलब महिलाओं ने वोट नहीं दिया, तो महिलाओं का कौन सा मुद्दा एड्रेस नहीं हुआ था। इस सब जब गहन अध्ययन होता है और जब वो देखेगा जी कुछ नहीं करने के बाद पैसे पर मतदान पड़ गया, तो गहन अध्ययन क्यों करेगा, फिर आपकी बात क्यों विचार करेगा? आपने चुनाव के माध्यम से मैसेज ही नहीं दिया ना कार्यकर्ता को दिया, ना नेता को दिया, ना राजनीतिक दल को दिया, ना चुनाव आयोग को दिया, तो आप पर किससे विचार होगा? सदन में राजनाथ सिंह को, शेखावत जी को और लोगों को इस बात की मजबूरी होगी कि मेरी संसदीय व्यवस्था ना खत्म हो जाए, संसदीय सीट ना खत्म हो जाए, मंत्रिमंडल से ना बर्खास्त कर दिया जाऊं। इस वजह से वो मोदी के फेंके जाल में फंसेंगे और उसके डर के मारे अनुसूचित जाति जनजाति आयोग पर आपके विरुद्ध में मतदान करेंगे, भाषण करेंगे, बोलेंगे। लेकिन आप तो उनको मैसेज दीजिए कि भाई आपकी मजबूरी हो सकती है, मैं तो स्वतंत्र हूं, मैं आपको वोट नहीं दूंगा और किसी भी राजनीतिक दल को नहीं दूंगा, क्योंकि किसी ने भी हमारे विषय में नहीं दिया। तो नो का बटन दबाइए, नोटा। जब मान लीजिए कि मैं बलिया में चुनाव लड़ रहा हूं, बलिया का मेरा सांसद अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध सबसे ज्यादा सक्रिय भूमिका रहे और सबसे पहले मतदान किया, क्षत्रिय वर्ग से आता है, आप उसको वोट ना दे करके नोटा को वोट दीजिए, तो कहेगा ना कि भाई बलिया में 4.5 लाख में से 3 लाख लोगों ने नोटा पर बटन दबाया है, मतलब नोटा का सोटा चला है। तब तो जाकर के उस सांसद को शर्म आएगी कि भाई अगले बार ना देंगे, ये 3 लाख तो मेरा वोट था, तब जाकर के आपकी बात सुनी जाएगी। लेकिन अब आप करेंगे नहीं, पैसा बल पर करेंगे, तो पैसा चुनाव लड़ा, कार्यकर्ता चुनाव कहां लड़ रहा है? किसी ने भी आप आज ये एमसीडी का चुनाव हो रहा है, हर राजनीतिक दल अपना चुनावी उम्मीदवार उतारा है। मैं एक एक पार्टी के नाम रख लेता हूं। कांग्रेस पार्टी आज तक धर्म विरोधी रही है, आरक्षण की शुरुआत का बीज इसने ही बोया था। आजादी के लड़ाई की क्लेम करती है कि मैं हूं, तो संविधान बनाने का भी तो क्लेम करेगी, क्योंकि इसी के रिज्यूम में संविधान बना। 10 साल का आरक्षण था, अब से 40-50 साल तक तुम्हारा शासन था, हर बार चुनावी लाभ के लिए 10-10 साल का एक्सटेंशन देते रहे हो, तो मैं तुमको वोट क्यों दूं? कांग्रेस वाला का भारतीय जनता पार्टी पूछेगी तो भाजपा वाले को बोलो कि भाई वो तो कांग्रेस से भी ज्यादा खतरनाक और मजबूत कर दिया है आपने। पहले तो था कि 2 आदमी कहेगा कि दलित शब्द का इस्तेमाल किया है, अब तो घूर के देखने पर भी 6 महीने बाद जमानत होगी, भूल ही जाएगा आदमी। मैं तुमको क्यों दूं? अरविंद केजरीवाल जब चुनाव में लड़ता है, जीतता है, तो जामा मस्जिद का पैसा भरता है और कहता है कि मैं वर्ल्ड बोर्ड को गरीब नहीं होने दूंगा, सारा धन जन मन लगा दूंगा। और जब देखता है कि भाई हिंदू हृदय सम्राट का बोलबाला है, तो कहता है कि अयोध्या में भगवान लल्ला के दर्शन कराऊंगा। आप उसको वोट मत दीजिए। तीनों राजनीतिक पार्टी का व्याख्यान आपके सामने बता दिया। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि टेस्ट करने के लिए एका दुका लोग नोटा दबाएगा और सारा वो लोग भाजपा को वोट देगा जिसका भाजपा ने विरोध किया है। वो लोग सब लोग कांग्रेस को वोट देंगे जिसको कांग्रेस ने जीवन भर शोषण किया है। वो सारे का सारे लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे जिसने आपके चुनाव जीते हुए पैसे से आतंकियों की मदद करती है, हरियाणियों पर खर्च करती है, बांग्लादेश में मुसलमानों को बसाती है, देश में मुस्लिम जनसंख्या को बढ़ाने के लिए सतत प्रयास कर रही है। वो सभी लोग वोट देंगे, क्योंकि मेरे सौरभ बिहार में 1% बांग्लादेशी नहीं है। अगर केजरीवाल को वोट मिला मतलब बांग्लादेशी का मानने वाला तो आप है। आप मैसेज कहां दे रहे हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल तेरे इस निर्णय का विरोध करता हूं, तू बांग्लादेशियों की रहनुमाई करता है, रहनियाओं को बसाता है।
या हे भारतीय जनता पार्टी, मैं तेरे निर्णय का विरोध करता हूं कि तुम अनुसूचित जनजाति आयोग के रिपोर्ट को और ज्यादा कड़ा कर दिया, मैं स्वर्ण समाज में तेरे को वोट नहीं दूंगा। हे कांग्रेस पार्टी, तुमने आजीवन भर आरक्षण को सहारा लेकर के जाति धर्म में समाज को बांटा है, मैं तुमको वोट नहीं दूंगा। काम कर रहे। इसी का वजह है कि असली मुद्दे पर चुनाव ना होकर के रुपया चुनाव लड़ रहा है और रुपया से चुनाव लड़ा जा रहा है। और अगर रुपया ही चुनाव लड़ेगा तो चुनाव के बाद रुपया बनाने का व्यवसाय प्रयास होगा। लोग कहते हैं कि ये आपका पार्षद वसूली करता है, दलाली करता है, इतना रुपया मांगता है तब जाकर के काम होने देता है। तो अब उसके बाद भी अगर वो टिकट पा गया और उसको मतदान दिया जाएगा तो यह बात कहेगा ना भाई कि हमने पैसा देकर के टिकट दिया और पैसा देकर के वोट ले लेंगे। हम फिर पैसा लेके तो कमाएंगे, क्योंकि यह तो शुद्ध व्यवसाय हो गया आज की तारीख में राजनीति। इन सब विषयों पर विचार करिएगा। 4 अनुरोध करता हूं आपसे। सबसे पहले, अगर आपको लगता है कि आपके क्षेत्र के नेता ने आपके लिए काम किया है तो आपको वोट दीजिए। आपको लगता है कि जिस पार्टी ने आपके के लिए उम्मीदवार दिया वो सही उपयुक्त उम्मीदवार है तो आप उसको वोट दीजिए। और अगर लगता है कि कोई बात नहीं, सही ना सही आदमी बिल्कुल ठीक है, लेकिन यह पैसे से टिकट लेके आया है और पैसे पर चुनाव लड़ना चाहता है, आप उसको वोट मत दीजिए। और इन सब के बाद अगर आपको लगता है कि भाई चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो, सपा हो, वाम हो, अरविंद हो, केजरीवाल हो या जो भी हो, हमारे लिए कोई नहीं है, सारे के सारे बस सिर्फ आपस में सर फुटबॉल का ड्रामा करते हैं और लूट में सारा हिस्सेदारी बांटते हैं, तेरी चुप मेरी चुप करते हैं और ऊपर दिखावा करते हैं। तो चुनाव आयोग ने बड़ा सौभाग्य से नोटा का सोटा दिया है। आप नोटा का सोटा चलाइए, अपना मैसेज तो क्लियर करिए, तभी तो जाकर के राजनीति में रहने वाले लोग आपके भावनाओं को समझेंगे। जब आप उनको अपना भावना बताएंगे, आप अपना मैसेज देंगे, तभी तो सुनेंगे और समझेंगे। और अगर नहीं, आप ऐसे ही पिटते रहेंगे और नेता आपको पिटता रहेगा। कल तक नेता साइकिल में घुमा करता था, 3 साल के बाद फॉर्च्यूनर में आपकी बार वोट मांगने आया है। प्रश्न तो पूछिएगा कि 3 साल पहले मेरे पास नई मोटरसाइकिल थी, अब वो 3 साल पुरानी मोटरसाइकिल हो गई है, सर्विस ज्यादा मांग रहा है। पिछले बार तू पैदल आता था, अब की फॉर्च्यूनर में आया है। कौन सा व्यवसाय करता है हमको नहीं पता, हम भी वही करेंगे। और अंत में एक बात बता देता हूं कि हर बार चुनाव आयोग एफिडेविट मांगती है कैंडिडेटों की कि भाई एफिडेविट दीजिए कि आपके पास आमदनी क्या है, स्रोत क्या है और पोजीशन क्या है। उसमें व्यवसाय भी लिखा होता है। 90% नेताओं के पास कोई व्यवसाय नहीं है, लेकिन रुपया बढ़ता जाता है। सिर्फ यह बात अगर आप एक बार सुन समझ लेंगे तो आप नोटा पर जरूर मतदान करेंगे। लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए जरूरी मुद्दे को एड्रेस करिए और जरूरी लोगों को वोट दीजिए। नहीं तो नोटा का सोटा चलाइए, तभी जनता के भावनाओं का कदर राजनीतिक दल को लोग करेंगे। नहीं तो जो हो रहा है उससे भी बदतर होने वाला है। खुद को तैयार कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।